अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है सोरायसिस। सोरायसिस क्या है? ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें हमारी स्किन के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, वाइट स्केली पैचेस बन जाते हैं और जिसके रिस्पॉन्स में हमें बॉडी में इचिंग होती है, उन पैचेस के ऊपर इचिंग भी होती है और पेन, फीवर और डिफरेंट कंडीशंस हमारे साथ होती हैं। तो हम देख लेते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, सिम्टम्स, टाइप्स, डायग्नोसिस और फिर हम देख लेंगे कि इस कंडीशन को हम ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी-सी इसकी देख लेते हैं कि ये होता क्या है, डेफ़िनेशन इसकी क्या है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है। क्रॉनिक है मतलब ये कुछ टाइम के बाद लाइक 1-2 वीक के बाद ठीक नहीं होगी। क्रॉनिक लाइक सालों तक चल सकती है। इन्फ्लेमेटरी है, इसमें स्किन में हमारे इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ये एक स्किन डिज़ीज़ है। ये इस हमारे जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अगर जॉइंट को इन्वॉल्व करेगी तो हम कहेंगे आर्थराइटिक सोरायसिस। और ये हमारे नेल्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ये हमारे इंटरनली भी हमें डायबिटीज़ कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है और बीपी का मसला भी हो सकता है। तो फिर हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि ये कैसे क्या-क्या सिम्टम्स होंगे। स्किन के ऊपर जहाँ पे पैचेस बने होंगे वहाँ पे रेडनेस होगी, रेड पैचेस होंगे, फिर उन पैचेस की थिकनेस होगी, थिक हो जाएँगे और फिर वो सिल्वरी एक स्केल्स की फॉर्म में आ जाएँगे, व्हाइट स्केल्स जैसे सिल्वर कलर के जो स्केल्स होते हैं उस तरह की। अब लास्ट में मैं पिक्चर्स भी अटैच कर लूँगी, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा उससे देख के कि ये दिखने में कैसे होते हैं। हम दिखने में ही इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं कि ये हमें सोरायसिस है। अब ये क्या है? ये जो है चिल्ड्रन, बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को, सबको, ऑल एज ग्रुप्स को ये इफ़ेक्ट कर सकती है। बोथ मेल और फीमेल को सेम रेशो में इफ़ेक्ट करती है। ऐसा नहीं है, कुछ जैसे डिज़ीज़ होती है हमारे पास जो फीमेल्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ डिज़ीज़ होती हैं वो मेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये सबको इफ़ेक्ट करती है इक्वली। इसका प्रिवेलेंस ये है कि ये 2 to 4% इसका प्रिवेलेंस है, ये हो सकती है, लाइक इतनी कॉमन नहीं है, रेयर कंडीशन है। अब इसके कॉजेज़ देख सकते हैं। इसकी कोई एक कॉज़ नहीं है, कोई एक पाथवे नहीं है कि ये इस पाथवे के थ्रू होगा और आगे प्रोसीड करेगा। इसके काफ़ी सारे मल्टीपल पाथवेज़ हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें सोरायसिस हो सकता है। सबसे जो मेजर पाथवेज़ 3 मेजर पाथवेज़ हैं वो जेनेटिक्स है, एक इम्यून सिस्टम है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो हम सबसे पहले जेनेटिक्स को देख लेते हैं। 30 to 35% जो पेशेंट होते हैं हमारे पास वो फैमिली हिस्ट्री उनकी पॉजिटिव होती है, लाइक उनमें जेनेटिक होता है। 1/3 केस जो हमारे पास होगा वो जेनेटिक होगा। 30 to 35% सोरायसिस के पेशेंट हम देखेंगे तो उनमें उनको सोरायसिस उनकी जीन्स की वजह से आया होगा। इम्यून सिस्टम अगर हम देख लें कि इम्यून फैक्टर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारी जो स्किन होती है, स्किन की सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। थोड़ा सा हम पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद डर्मिस होती है और उसके बाद नीचे फैटी लेयर होती है। जो डर्मल लेयर होती है ना, उसके अंदर ब्लड सप्लाई सारी आ रही होती है और जा रही होती है। हमारी नॉर्मल जो स्किन होती है, स्किन हमारी शेड करती है। नॉर्मली कैसे शेड करती है? 30 to 50 डेज़ में, 50 दिन के अंदर अंदर हमारी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है स्किन, वो डेड होकर शेड हो जाती है और न्यू स्किन आ जाती है। लेकिन सोरायसिस में ऐसे होता है कि जो स्किन की टर्नओवर है वो फास्ट हो जाती है, लाइक 30 to 50 डेज़ नॉर्मल है, तो सोरायसिस में होगा 5 to 7 डेज़ तक हमारी स्किन शेड होना स्टार्ट हो जाएगी और स्किन बार बार चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि इसके रिस्पॉन्स में जो अपर लेयर ऑफ द स्किन है उसमें थिक स्केल्स बन जाएंगे। जब जल्दी स्किन ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली स्किन की थिकनिंग होगी और वो स्केल्स की फॉर्म में आ जाएगी। जब स्किन की जल्दी थिकनिंग होगी तो फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होगी। ये कैसे इंक्रीज़ होगी? हमारी एपिडर्मल लेयर है, ये जब जल्दी अपना रिस्पॉन्स कर रही है, जल्दी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके जल्दी प्रोड्यूस होने के लिए इसको कोई सपोर्ट भी तो चाहिए ना, सपोर्ट सिस्टम भी तो इसको चाहिए और वो इसको डर्मल लेयर से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वेजल्स होती हैं, वहाँ पे ब्लड वेजल्स होती हैं और वो ब्लड सप्लाई जल्दी करेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में रेडनेस भी होगी और जब रेडनेस होगी तो ऑब्वियसली फिर स्किन थिक हो जाएगी, थिकनेस भी होगी। ये इसका इम्यून फैक्टर्स हैं। फिर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है कि अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता होगा या वो अल्कोहल कंजम्पशन करता होगा या वो ओबीस होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसको चांसेस हैं कि उसको सोरायसिस हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मतलब साइकोलॉजिकल भी कंडीशंस होती हैं जो कि सोरायसिस कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा मेडिकेशन से कुछ जैसे कि बीटा ब्लोकर मेडिकेशन अगर कोई ले रहा है या कोई लिथियम का इंटेक कर रहा है या एंटी मलेरियल मेडिकेशंस कोई ले रहा है, तो ये फैक्टर्स भी हैं जो कि सोरायसिस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी और भी माइनर फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कौन सी हमारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हमें सोरायसिस होता है।
तो सबसे कॉमन जो साइट है वो है मतलब बोनी प्रोमिनेंस में। हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि बोनी प्रोमिनेंस में ज़्यादा सोराइसिस होता है। बोनी प्रोमिनेंस मतलब एल्बो में, नीज़ में, लेग्स में और लोअर बैक में। फिर अगर हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट की नेल्स की भी इन्वॉल्वमेंट हुई है। ये सोराइटिक पेशेंट है लेकिन इसके नेल्स भी इन्वॉल्व हैं। उसके नेल्स की क्या कंडीशन हो जाएगी, लाइक उनकी अपीयरेंस क्या कैसी होगी, वो नेल्स उसके येलो हो जाएंगे, येलोनेस ऑफ द नेल्स हो जाएगी, येलो कलर के हो जाएंगे, वो नेल बेड से सेपरेट हो जाएंगे, लाइक गैप आ जाएगा नेल में और नेल बेड के बीच में, और नेल जो प्लेट है उसकी थिकनेस हो जाएगी, और नेल पिटिंग लाइक छोटे छोटे सुराख ऊपर हो जाएंगे जिसको हम नेल पिटिंग कहते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके नेल्स भी इन्वॉल्व हैं। फिर हमें सोराइटिक अर्थराइटिस कौन सी कंडीशन होती है कि जब जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है सोराइसिस। स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर आपके लार्ज जॉइंट्स तक प्रोसीड करता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यह है सोराइटिक अर्थराइटिस। इसमें आपको इचिंग भी होती है और ऑब्वियसली पेन भी होता है। फिर हम इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके टाइप्स में हमारे पास आ जाता है एक प्लैक सोराइसिस, कटेड सोराइसिस, पस्चुलर सोराइसिस, इन्वर्स सोराइसिस, नेल ये हम पढ़ चुके हैं। सोराइसिस और सोराइटिक अर्थराइटिस ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेल और सोराइटिक इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्लैक सोराइसिस देख लें तो ये हमारे पास स्मॉल प्लैक भी होते हैं और लार्ज प्लैक भी होते हैं। स्मॉल अगर 3 सेंटीमीटर से कम एरिया में फैले होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये स्मॉल प्लैक है। अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया में फैले होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये लार्ज प्लैक्स हैं। और ये ज़्यादातर होते हैं बोनी प्रोमिनेंस में और ये स्काल्प पे भी हो सकते हैं। फिर गटेट सोराइसिस है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर चिल्ड्रन को इफ़ेक्ट करते हैं और ये ना स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को फॉलो करते हैं। आपको अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा, लाइक आपको थ्रोट इन्फेक्शन होगा, टीथ में हो सकता है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होगा तो उसके 15-20 दिन बाद चांसेस हैं कि आपको गटेट सोराइसिस भी होगा। और ये 10 to 20 ईयर्स के बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद हम पस्चुलर देख लेते हैं, मतलब कि अगर पस है आपको, तो जो आपको पैचेस है उनके बीच में अगर पस है तो उसको हम पस्चुलर सोराइसिस कहेंगे। इसके सिम्टम्स में फीवर, जॉइंट पेन, बॉडी पेन भी आ सकता है और इसको हम इमरजेंसी कंडीशन भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। सोराइसिस की टाइप है, अगर ये हमारे 90% से ज़्यादा बॉडी को इन्वॉल्व कर लेती है तो हम कहेंगे कि ये इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है। फिर हम कहेंगे पाल्मोप्लांटर सोराइसिस। पाल्मोप्लांटर सोराइसिस कौन सी कंडीशन है कि ये हमारे हैंड्स और फीट को जब इन्वॉल्व करेगी तो हम इसको पाल्मोप्लांटर सोराइसिस कहेंगे। स्काल्प को इन्वॉल्व करेगी तो हम स्काल्प सोराइसिस कहेंगे। सीबोसोराइसिस मतलब जब आपके सर में डैंड्रफ सोराइसिस दोनों मिक्स हो जाए तो इसको हम सीबोसोराइसिस कहेंगे। इसकी डायग्नोज हम कैसे करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देख के पहचान लेते हैं कि ये सोराइसिस है, ये एक्जिमा है, ये डर्मेटाइटिस है। लाइक विजुअली इनके कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं कि जो एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते साथ ही पहचान लेते हैं। अगर फिर भी ना पहचान सके तो स्किन बायोप्सी के थ्रू वो पहचान लेते हैं। फिर हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे कि ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करेगा स्फीयरिटी के ऊपर और जो एरिया इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे 10% से कम एरिया इन्वॉल्व है तो उसको हम माइल्ड सोराइसिस कहेंगे। 10 to 15% एरिया इन्वॉल्व है बॉडी का तो उसको हम मॉडरेट सोराइसिस कहेंगे। 15% से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसको स्फीयर कहेंगे। और अगर 90% से ज़्यादा हमारी बॉडी इन्वॉल्व है तो उसको हम कहेंगे इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। अब हम इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी को मॉइस्चर रखना है, लाइक अपनी बॉडी को मॉइस्ट रखना है। 24/7 मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते रहना है। उसके बाद एंटी इचिंग टैबलेट्स होती हैं वो यूज़ करनी है। इसके मेडिसिन में हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड आ जाता है जो कि हम उन्हीं स्पॉट्स पे ही अप्लाई करते हैं, लाइक नॉर्मल बॉडी पे अप्लाई नहीं करना। जहाँ जहाँ आपको पैचेस होंगे उन्हीं के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें इंजेक्शंस भी आपको लगते हैं और ऑरल मेडिकेशंस भी दी जाती हैं। इसके अलावा हम इसको ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी भी देते हैं। एक एक्साइमर लेज़र थेरेपी होती है, उसके थ्रू भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसमें ऑरल मेडिकेशन की वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ना टॉपिकल मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, बस लेज़र के थ्रू और रेज़ के थ्रू आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाली है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। सेल्फ मेडिकेशन इसलिए नहीं करनी क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक आप इसको किसी और से इसको ना स्किन एलर्जी से मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इसको एक्जिमा से मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डायग्नोज कराना है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके। उसके बाद आप वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपने लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। स्टीरॉइड्स जो आपको देंगे, ओरल स्टीरॉइड देंगे तो उसको नो कहना है, ओरल स्टीरॉइड नहीं लेने, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। टॉपिकल स्टीरॉइड यूज़ करने हैं। और दूसरी बात ये कि आपने कोकोनट ऑयल डेली बेसिस पे घर होम केयर में यह है कि कोकोनट ऑयल यूज़ करते रहना है और ये कंटेजियस नहीं।